Hello students, how are you? Wish you will be fine at your home now this time, guys. Guys, as you know that the consumer budget topic is going on, and in this topic I have already described and discussed to many pointers as what is the budget set or what is the slope of budget line this type. But in the consumer budget mainly focus is what you have the capacity income source, means in the how many income source you are capable for purchasing any commodities or services. If you want to get to more satisfaction, then you will be purchase that bundle who gives you to maximum satisfaction. Then you will have no surplus income, means no will be saving. If you fully purchase or spend your income on the commodities or that maximum satisfaction bundle, अगर आप पूरा इनकम उस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बंडल पर परचेज कर देते हैं यानी स्पेंड कर देते हैं, तो आपके पास कोई सरप्लस यानी सेविंग नहीं हुआ करती। अगर उससे कम स्पेंड करते हैं तो आपके पास कुछ कुछ सेविंग भी बच जाया करती है। तो अगर फुल्ली आप अपने इनकम को उस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाले बंडल पे यानी बजट लाइन पर जो भी कम्बिनेशन वाले बंडल को आप प्रेफर करते हैं, तो क्या होता है उस पर ना तो आपको सेविंग होता है, बट लेकिन जो भी आपको क्वांटिटी मिलेगा गिवन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड गिवन द income of consumer, then you will be sure get the maximum monotony preference or maximum satisfaction bundle on the preference or priority of the who consumer wants to give gain to more satisfaction bundle। यानी इनकम और प्राइस दिए होने पर अगर उपभोक्ता ये चाहता है बेटा कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करे तो बजट लाइन वाले बंडल को ही प्रेफर करेगा। अगर वो कम चाहता है कि उससे कम उसे सेटिस्फैक्शन वाले बंडल मिले, तो अंडर बजट लाइन के अंडर वाले कोई भी कम्बिनेशन वाले बंडल को वो परचेज कर सकता है, जिससे उसको सेविंग भी सरप्लस के रूप में कुछ न कुछ बच जाया करेगी। लेकिन वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाले बंडल को अपने बजट लाइन के अपस्विंग की ओर यानी ऊपर की ओर कोई बंडल को परचेजेबल नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उसकी परचेजेबल जो अफोर्डेबिलिटी होती है वो नहीं हुआ करती। ठीक है, तो आपको कल ये डिस्कशन हुआ था। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर उसकी क्वांटिटी को हम चेक करना है कि उस बंडल पर कितना मिलती है, तो उसके मॉनेटरी इनकम बाई दैट कमोडिटीज़ प्राइस को जब हम डिवाइड करते हैं बेटा, तो हमें उस क्वांटिटी को मिल जाया करती है जो बजट के लाइन पर जो कम्बिनेशन को कंज्यूमर प्रेफर करता है। ऐसे बनाना का भी आप निकाल सकते हो। तो आप इसको कल डिस्कशन कर लिया था, ये इक्वेशन भी दिया गया है P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इक्वल टू एम आर P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इज लेस देन एम। तो इसको आप समझ सकते हो, बहुत इजी है, बहुत इसको कॉन्सेप्चुअल नहीं है। बस बजट लाइन पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बंडल मिलता है, अंडर अगर कोई भी बंडल को परचेज करता है तो उससे लोवेस्ट यानी मिनिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, फुल्ली सेटिस्फैक्शन वो अपने इनकम के द्वारा नहीं प्राप्त कर पाता। और बजट लाइन के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अपर वाले बंडल को, बजट लाइन के अपर वाले बंडल को प्रेफरेंस कर सके। तो इससे हमें एक फार्मूला इक्वेशन निकल के आता है, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू P1 बाई P2। यहाँ निगेटिव इसलिए साइन लगा दिया गया है बेटा क्योंकि जो बजट लाइन का स्लोप है वो डाउनवर्ड है, यानी वो निगेटिव है, इसलिए यहाँ निगेटिव सेंस लगाया गया है। क्योंकि जैसे 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 एक वस्तु की इकाई को हम परचेज करते हैं तो दूसरी इकाई की मात्रा को हमको त्याग करना होता है, तो यही इसीलिए ये निगेटिव साइन है आपका। ठीक है। प्राइस रेशियो एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन आपका ये कोरिलेटिव
ये टॉपिक है, यानी कि आपका जो बजट लाइन है वो जो स्लोप है बजट लाइन का वो कुछ नहीं बल्कि आपके दोनों कमोडिटीज़ की प्राइस की रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका डिस्कशन बेटा यहाँ पर आज अच्छी तरह से होगा। डेराइवेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। बजट लाइन को कैसे व्युत्पन्न किया जाता है, कैसे इसको ड्राइव किया जाता है। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन मेजर्स द अमाउंट ऑफ चेंज इन द मैंगोज रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ चेंज इन बनाना अलॉन्ग द बजट लाइन। बजट लाइन के संबंध पे उस पर अलॉन्ग से रिलेटेड अगर इसको एनालिसिस करते हैं तो हम क्या पाते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या मेजर करता है। एक एडिशनल यूनिट जब हम बनाना को गेन करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, तो जो हमें जितना मैंगोज की इकाई सेक्रीफाइस करनी होती है वो दर्शाता है, यानी डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1 इक्वल टू, यानी जो आपका जो ये सेक्रीफाइसिंग रेट है वो आपका बजट लाइन के रेशियो के प्राइस रेशियो के बराबर है। सॉरी, कंसीडर एनी 2 पॉइंट्स। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है कि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन डिराइव हुआ है, व्युत्पन्न किया गया है, ये कैसे हुआ। इसलिए वो बेटा कि आपकी जो बजट होती है वो तो पार्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट होती है, तो आप मैंगोज की जब तक एक इकाई त्याग करके कोई भी इकाई या कितनी भी मात्रा की अगर त्यागते हुए अगर बनाना की अतिरिक्त इकाई उपभोग करना चाहते हो तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल पर और एक बजट अपने दिए गए गिवन बजट लाइन पर एक एडिशनल यूनिट अगर बनाना का कंज्यूम करना चाहते हो तो मैंगोज के बिना त्यागे कैसे होगा। तो आप आपकी उसकी एक्सपेंडिचर अधिक हो जाएगा इनकम से ना, इसलिए इसको एक अतिरिक्त इकाई बनाना की प्राप्त करने के लिए मैंगोज की उतनी इकाई त्याग करनी पड़ती है जिससे कि दिए गए बजट लाइन पर वो परचेजेबल हो कंज्यूमर। तो यहाँ कह रहा है कंसीडर ये 2 पॉइंट अगर ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक पॉइंट है आपका x1 कॉमा x2। ठीक है, x1 क्या है बनाना की, x2 क्या है मैंगोज की। ये आप माइंड में ले लीजिए। जो वर्टिकल एक्सिस पे है मैंगोज की क्वांटिटी है और जो हॉरिजॉन्टल पे है वो बनाना की है। तो एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं x1 डैश x2 जहाँ बनाना की x है, x1 इकाई को शो करने वाला वेरिएबल है और x2 जो है वो मैंगोज की इकाई को शो करने वाला वेरिएबल है। तो ये एक पॉइंट जो बंडल यहाँ पर मिल रहा है x1 x2 का, अगर ये यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं वर्टिकल एक्सिस पर तो ये पॉइंट करके यहाँ जाएगा और ये बंडल से अगर आप नीचे जाते हैं तो पॉइंट करके बनाना वाले एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टच करेगा। और दूसरा हम ये कंडीशन ले लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपका x1 प्लस डेल्टा x1 कॉमा x2 प्लस डेल्टा x2 ये वाले पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं कंसीडर एनी 2 पॉइंट्स x1 comma x2 and x1 plus delta x1 comma x2 plus delta x2 on the budget line. It must be the case that, या अवश्य होना चाहिए केस दैट कैसे, p1 डॉट x1 प्लस p2 डॉट x2 इक्वल टू m, यानी पूरा जो इनकम है इन दोनों वस्तुओं के पर स्पेंड कर दिया जा रहा है उनके दिए हुए मार्केट प्राइस पर। एंड सेकंड वाला कंडीशन अगर लेते हैं तो p1 ब्रैकेट में x1 प्लस डेल्टा x1 प्लस b2 ब्रैकेट में x2 प्लस डेल्टा x2 इक्वल टू m, और दूसरे वाले कंडीशन पर दिए गए इनकम एंड मार्केट प्राइस के कमोडिटीज़ पर अगर पूरा उस पर बंडल को हम पर खर्च कर देते हैं, स्पेंड करते हैं, तो ये कम्बिनेशन से हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। सबट्रैक्टिंग 2.4 फ्राम 2.5 यू ऑफ 10, अगर दोनों को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या पाते हैं, तो हमें ये p1 डॉट डेल्टा x1 प्लस p2 डॉट डेल्टा x2 इक्वल टू 0, यानी जो दोनों का हम अंतर डिफरेंट देखेंगे वो कुछ नहीं बल्कि एक ही सेटिस्फेक्शन लेवल को, यानी एक ही बजट लाइन पर कंज्यूमर पूरी तरह बस एक वस्तु की तरफ शिफ्ट होते हुए दूसरी वस्तु त्याग कर रहा है, लेकिन दिए गए वो अपने बजट लाइन पर वो फुल्ली उन वस्तुओं का कंज्यूम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला, यानी वो दिए गए बजट लाइन पर
भले ही एक वस्तु को त्याग करते हुए दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई को बढ़ा लिया, लेकिन वो दिए गए बजट पर अपना फुल्ली एक्सपेंडिचर कर रहा है दोनों वस्तु पर। तो इसको रीअरेंजिंग करते हैं तो डेल्टा एस टू बटे डेल्टा एस टू इक्वल टू माइनस P1/P2। ठीक है, तो दोनों का जो हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करना पड़ रहा है, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई बनाने को प्राप्त करने की जो मैंगोज की त्याग करनी पड़ रही है, वो बेटा कुछ नहीं बल्कि उसकी प्राइस रेशियो के इक्वल के बराबर है। अगर हाफ इकाई एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए बनाना कि हमें आधे इकाई मैंगोज की त्याग करना पड़ रहा है, तो वो कुछ नहीं बल्कि आपके प्राइस रेशियो जो हाफ के बराबर है वो उतने के बराबर होगा। यानी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो प्राइस रेशियो के इक्वल के बराबर है। सॉरी। तो कंडीशन ये है कि अगर दिए गए दोनों वस्तुओं की कीमत और इनकम पर द कंज्यूमर कैन सब्स्टिट्यूट बनाना फॉर मैंगोज एट द रेट ऑफ प्राइस रेशियो कराए, तब अगर अन्य फैक्टर जो हैं गिवन फैक्टर वो अदर जो गिवन फैक्टर है वो कांस्टेंट हो, यानी कि पी एक्स की प्राइस और पी वाई की प्राइस एंड कंज्यूमर इनकम, तो क्या होगा? तो अगर हम चेंज करते हैं, बजट भी कांस्टेंट है और मार्केट प्राइस कमोडिटीज़ भी कांस्टेंट है, अगर एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कंपेयर टू मैंगोज के, तो क्या करना होता है? तो हमें जो मिलता है रेट हमें देखने पर वह प्राइस रेशियो के इक्वल के बराबर हुआ करता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ बजट लाइन मेजर्स द रेट एट विच द कंज्यूमर इज एबल टू सब्स्टिट्यूट बनाना फॉर मैंगोज व्हेन स्पेंड हर इंटायर बजट। अगर पूरी इंटायर बजट को कंज्यूमर अपना एक अतिरिक्त इकाई बनाना को प्राप्त करने के लिए मैंगोज की एक अतिरिक्त इकाई का त्याग रहा है, तो वो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो प्राइस रेशियो के बराबर होता है, जो स्लोप ऑफ बजट लाइन को इंडिकेट करता है। ठीक है, डेल्टा एस टू बाई डेल्टा x1 इक्वल टू P1/P2। तो एक वस्तु की यानी बनाना की एक एडिशनल यूनिट प्राप्त करने की जो मैंगोज की सेक्रीफाइजिंग रेट है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वह दोनों कमोडिटीज़ की प्राइस रेशियो के इक्वल होता है। चेंज इन द बजट सेट में क्या चेंजिंग होता है ये देखते हैं। द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द टू कमोडिटीज एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कोई भी है, अगर हम बंडल को देखते हैं जो कंज्यूमर मान लीजिए प्रेफर कर रहा है वो परचेज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, तो दिए गए इनकम और उसके प्राइस पर, यानी गिवन इनकम एंड गिवन कमोडिटीज प्राइस पर वो क्या करेगा? वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बंडल को प्राप्त करना चाहेगा। व्हेन द प्राइस ऑफ इंटायर ऑफ द गुड्स और द कंज्यूमर्स इनकम चेंजेज, व्हेन द प्राइस ऑफ आइदर ऑफ द गुड्स, या तो गुड्स की कीमत या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज होता है, द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल इज आल्सो लाइकली टू चेंज। तो जो हम पहले से प्रेफर कर रहे थे बंडल में, अब हमें परिवर्तन देखने को मिल जाया करता है, क्योंकि कीमत के भी चेंज होने से, यानी अदर फैक्टर कोई भी है अगर वो चेंजेबल होता है तो बेटा आपका बजट लाइन भी वो चेंज हो जाया करता है। द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल इज आल्सो लाइकली टू चेंज। मैंने आपको पहले भी बताया था डिमांड 4 फैक्टरों के द्वारा प्रभावित होती है। अब ये कुछ नहीं बल्कि एक डिमांड ही लाइन है बजट की। बजट लाइन क्या है? जो परचेजिंग कैपेसिटी आप देख रहे हो, ये आपकी हिक्स एंड एलन की ये प्रकार से ये एक स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व नथिंग बट इट इज़ ओनली द बजट लाइन ऑफ कंज्यूमर। ओके, तो आपका जो ये डिमांड का फंक्शन था, यानी कि डिमांड किसे कहते हैं? तो डिमांड बेटा एक टाइम पीरियड में आपके डिज़ायरेबल परचेजिंग ऑफ कैपेसिटी शो करता है, जो 4 फैक्टरों के द्वारा इम्पेक्टेड होता है, यानी कि जो रिलेटेड गुड्स की प्राइस, अदर गुड्स की प्राइस, कंज्यूमर इनकम एंड टेस्ट पर डिपेंड करता है, टेस्ट या प्रेफरेंस पर। लेकिन डिमांड फंक्शन यानी डिमांड रूल जो लॉ होता है वो प्राइस एंड डिमांड के इनवर्स रिलेशनशिप के बेस पर होता है। यानी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस की प्राइस इफ यू विल बी इंक्रीज देन डिमांड विल बी डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा व्हेन द प्राइस इज डिक्रीज देन डिमांड आल्सो इंक्रीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो या तो कीमत कोई भी अगर फैक्टर अगर चेंजेबल होता है तो बजट लाइन भी आल्सो likely to change. Suppose the consumer's income changes from M to M dash, but the price of the two commodities remain unchanged. अगर मान लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम बदल जाया करती है लेकिन वस्तु की प्राइस जो स्थिर रहा करती है, then what will be happen? See again. With the new income, तो इंक्रीज हुए इनकम पर मॉनेटरी इनकम पर द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय ऑल बंडल्स S1 dash S2 such that P1 into X1 plus P2 into X2 is equal to M or less than M. तो या तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए इंक्रीज हुए इनकम पर वो क्वांटिटी को इंक्रीज करके उसके अपने इनकम पर मैक्सिमम फुल्ली एक्सपेंडिचर करते हुए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है, यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाले बंडल को चूज करता है। या पहले मान लीजिए उसी बंडल को परचेज करते हुए वो कुछ सेविंग भी कर लेता है, यानी सरप्लस भी उसके पास हो जाया करती है। अगर मान लीजिए पूरा इनकम पूरा उन वस्तुओं पर स्पेंड कर देता है कि मार्केट प्राइस पर, तो वो क्वांटिटी पहले की तुलना में अब इंक्रीज करते हुए फुल्ली उस पर जो है स्पेंड कर देगा उन कमोडिटीज़ पर, X1 एंड S2 यानी मैंगोज एंड बनाना पर। और इक्वेशन अगर ले देते हैं 28.8 आल्सो रिटन देयर, अगर कंज्यूमर, अच्छा ये जो है आपका इक्वेशन 2.8 का है उसी को यहाँ पर डिराइव करते हुए S2 बराबर M डैश बाटे बाई P2 माइनस P1 बाई P2 इंटू X1 ये डिराइव किया गया है बेटा। इसको आप इजी मेथड से समझ सकते हो। देयर इज नो एनी डिफरेंट बिटवीन द 2.8 एंड 2.9 इक्वेशन। Note that the slope of new budget line is the same as the slope of the budget line prior to the change in consumers income. तो आप देख लीजिए कि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन की है इज द सेम एज द स्लोप ऑफ बजट लाइन प्रीरियर टू द चेंज इन द कंज्यूमर इनकम। तो बजट लाइन जो यहाँ पर दिखाया गया है वो कह रहा है कि वो कोई चेंज नहीं हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पैरेलल जो है ये शिफ्ट हो रहा है वो दिखा रहा है। फिर से देखते हैं। Note that the slope of new budget line is the same as the slope of the budget line prior to the change in the consumer income. कंज्यूमर इनकम के बेटा बढ़ने से आपका जो बजट लाइन है वो पैरेलल यानी कि समानांतर रूप से पैरेलल वो आउटवर्ड यानी अपवर्ड साइड वो शिफ्ट हो जाया करता है, यानी स्लोप में कोई उसका डिफरेंट नहीं आता है, बट बजट कंज्यूमर का इंक्रीज हो जाता है, यानी परचेजेबल जो क्वांटिटी होती है उसके बाद एबिलिटी होता है वो इंक्रीज हो जाया करती है। तो दोनों ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, जब बजट ही बढ़ जाता है, इनकम ही बढ़ गया, गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटीज़, देन आपकी जो क्वांटिटी है दोनों कमोडिटीज़ पर परचेजिंग करने का वो इंक्रीज हो जाती है। हाउएवर द वर्टिकल इंटरसेप्ट हैज चेंज्ड आफ्टर द चेंज इन इनकम, बट डेफिनेटली इफ increase your income, then your budget line intersecting point has been also changed. Your budget line is also changed due to increase the consumer income. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी देख लीजिए, आपका ये वर्टिकल एक्सिस के जो पहले है उसके ऊपर जो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन जो स्लोप है इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। बजट लाइन वैसे जो पैरेलल है उसी के समांतर आपको शिफ्ट हो गया है अपवर्ड साइड, लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेंज कर दिया जो दिखा रहा है कि कोई बजट बढ़ने के कारण अब वो पहले की तुलना में दोनों वस्तुओं पर अधिक क्वांटिटी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाया करती है उस पर। तो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द इनकम, example, if m dash is greater than m, the vertical as well as horizontal intercept increase, there is a parallel outward shift of the budget line. मैं आपको पहले बताया। if the income increase, the consumer can buy more of the goods at the prevailing market price. similarly ये भी हो गया, ठीक है, कि अगर बजट ही बढ़ गया है तो गिवन द मार्केट प्राइस पर आप परचेजिंग कैपेसिटी दोनों कम्युनिटीज़ की बढ़ जाया करती है। सिमिलरली इफ़ द इनकम गोज डाउन, अगर इनकम कम हो जाया करती थी तो दोनों इंटरसेप्ट जो
पॉइंट है वो डाउनवर्ड की ओर इंटरसेप्ट करती है, और पैरेलल होने की वजह से आपकी परचेजिंग जो कैपेसिटी है पहले की तुलना में वो डिक्रीज हो जाती है। एंड हेंस देयर इज ए पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन। तो आप पैरेलल आप देख लीजिए इनवर्ड शिफ्ट की ओर बजट लाइन इनकम कम होने की वजह से दिए गए मार्केट प्राइस पर वो डाउनवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाया करती है। इफ़ इनकम गोज डाउन द अवेलेबल, अच्छा, इफ इनकम द गोज डाउन द अवेलेबल ऑफ गुड्स गोज डाउन। Change in the set of available bundles resulting from changes in the consumer's income when the price of two commodities remain unchanged are shown in the figure 2.10। कमोडिटीज़ प्राइस कांस्टेंट रहते हुए अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो बजट आउटवर्ड की ओर और डिक्रीज होती है तो इनवर्ड की ओर हो जाया करती है, जो कि वस्तुओं को परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करते हुए यहाँ 2.10 फिगर में शो किया गया है। तो बजट बढ़ने से या इनकम बढ़ने से आपकी दोनों कम्युनिटीज़ की परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है बेटा, और इनकम डिक्रीज होने से आपकी दोनों कम्युनिटीज़ की परचेजिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है गिवन द बोथ कमोडिटीज़ प्राइस। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ बनाना चेंज, अगर प्राइस ऑफ बनाना चेंज होता है P1 to P1 dash, but the price of mangoes and the consumer's income remain unchanged at the new price of banana, the consumer can afford to buy all bundles as soon as to such that P1 into X1 plus P2 into X2 is less than income or great equal the income। तो आप सपोज करिए कि गिवन मार्केट प्राइस पर, नाउ सपोज द प्राइस ऑफ बनाना चेंजेज, ठीक है, ये मान लेते हैं कि बनाना की प्राइस चेंज होती है, बट द प्राइस ऑफ मैंगोज ऑलरेडी गिवन एंड कांस्टेंट एंड कंज्यूमर्स इनकम रिमेन अनचेंज। यानी कि आप बनाना की ही प्राइस यहाँ चेंज होती है, बट कंज्यूमर इनकम और मैंगोज प्राइस जो कांस्टेंट है पार्टिकुलर टाइम पर। तो क्या है आपका, देख लीजिए फिगर 2.11 में जो बी है वो बनाना की कम कीमत पर आपका जो बजट लाइन है मैंगोज वाली कीमत पर पॉइंट पर, तो जहाँ इंटरसेक्ट वही है, लेकिन अब जो बजट लाइन न्यू डिराइव किया जा रहा है वो अब थोड़ा सा बनाना साइड की ओर और ये इलास्टिसिटी होते हुए यानी कम स्लोप होते हुए और क्वांटिटी को परचेजिंग करके कैपेसिटी बढ़ जाती है। और अगर मान लेते हैं कि बनाना की प्राइस अब इंक्रीज हो जाती है और मैंगोज की प्राइस और कंज्यूमर इनकम ये कांस्टेंट एंड गिवन है ऑलरेडी, तब आपकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है मैंगोज की तो उतना ही रहती है लेकिन बनाना की घट जाती है। ठीक है, याद देख लीजिए। अच्छा, आपका बस बेटा ये तो कल वाला ही टॉपिक फिर से रिवाइज मैं कराया, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि कल की अपेक्षा ये आपके टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका कल से स्टार्ट करूँगा, कल आपको फिर से रिवाइज नहीं करूँगा कंज्यूमर बजट और स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसलिए इसको आप कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर लीजिए। और आज बस इतना ही, कल का नया टॉपिक जो होगा वो ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, यानी जो इष्टतम कंज्यूमर की जिस बंडल की चॉइस होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी नहीं समझ में आइए आप मेरे व्हाट्सएप पर जरूर पूछिएगा। आप लोग पूछते नहीं हो बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट न क्लियर हो इकोनॉमिक्स का, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स का, आप ज़रूर हमसे डिस्कशन किया करिए। मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। बाय।